everybody, welcome back to Drishti School. My name is Arima Chaturvedi, your educator of geography only on this channel. Cool. So let's start with this chapter, secondary activities. As promised, मैंने आपसे बोला था कि I'll be coming up with mind map series हर एक chapter की. So here we are on the 5th chapter already, secondary activities. बाकी सारे chapters जो हैं वो आपको playlist में मिल जाएंगे. तो please जाओ, videos देखो, अच्छे से अपना rapid revision करो और बाकी live classes में जरूर आना. Live classes के लिए आपको पता ही है बेल आइकॉन जो है उसको फटाफट से जाके प्रेस कर दो सो दैट कोई भी क्लास आए आपको फटाफट से उसका अपडेट मिल जाए. चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ताकि हम ये चैप्टर जल्दी से खत्म कर ले और एक नया चैप्टर का रिविजन जल्दी से शुरू करें. सो द चैप्टर इज सेकेंडरी एक्टिविटीज. जैसे हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 टाइप के अरीनाज होते हैं. पहला है हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी, देन वी हैव सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी एक्टिविटी. ऑलराइट, चलो मूविंग टू द सेकेंड एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटी की ऑलरेडी वीडियो आ गई है, तो अगर नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करो और देखो कि वो वीडियो कैसी है. अच्छा लगे तो जरूर बताना एंड आई विल बी कमिंग अप विद सम मोर आइडियाज. कूल. सो व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज? सेकेंडरी एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हम अपने रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं. नाउअडेज हम इसको चेंज करके कुछ और टर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं ताकि उनके अंदर कोई वैल्यू ऐड हो जाए, वो ज्यादा यूजेबल हो जाए, उनकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए. इस तरीके से हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज काम करती हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस लगेगा, बहुत सारे प्रोसेस लगेंगे. तो इन सारे प्रोसेसेस को कंबाइनली, इन सारे प्रोसेस को, इन सारी एक्टिविटीज को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में काउंट करेंगे. नाउ क्योंकि ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज होती कहाँ है, किस जगह पर होती है? इंडस्ट्रीज में. इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है. ठीक है. So what are secondary activities? These are the activities that add value to the natural resource. ठीक है. Now the 3 pillars of secondary activities are manufacturing, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. नाउ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है मेकिंग बाय हैंड, मेन्यू है ना, मेन्यूस्क्रिप्ट, मैन्युफैक्चरिंग. बट अब तो ऐसा होता नहीं है. किससे कर रहे होते हैं? मशीन से. तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमने चेंज कर दिया, वर्ड चेंज नहीं किया. इट इज द मेकिंग गुड्स बाय हैंड और बाय मशीन. ऑलराइट. नाउ प्रोसेसिंग, चेंजिंग फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, हमने चेंज कर दिया उसका फॉर्म. जैसे कि स्मेल्टिंग हो गया. स्मेल्टिंग में हमने उसको जहां जो रॉ आयरन आया था, आयरन ओर आया था, उससे किस फॉर्म में चेंज कर दिया? पिग आयरन में. ठीक है. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज. ठीक है. ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं. आयरन ओर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम माइंस बट आफ्टर कन्वर्जन इनटू स्टील इट गेन्स वैल्यू एंड कैन मेक मशीन्स, टूल्स एटसेट्रा. अब आप खुद सोचो, आयरन के जो रॉड्स आते हैं या जो आयरन के बड़े बड़े वो आते हैं जिसमें से वो तो बड़े पाइप्स आयरन के बड़े बड़े जो पाइप्स आते हैं, स्टील के जो बड़े बड़े पाइप्स आते हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी या आयरन ओर की कॉस्ट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली, है ना. तो बस ऐसा ही कुछ है. मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने आपको बताया मींस टू मेक बाय हैंड, बट नाउ इट इंक्लूड्स गुड्स दैट आर मेड बाय द मशीन्स. ठीक है. ओके. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला, एप्लीकेशन ऑफ पावर. किसी भी तरीके से हम पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें मशीन्स के लिए पावर इज इंपॉर्टेंट. अब वो पावर हैंड ड्रिवन भी हो सकती है, मतलब मॉडर्न भी हो सकती है या प्रिमिटिव भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट, जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करती हूँ, इंडस्ट्रीज की बात करती हूँ, तो नॉर्मली ना दिमाग में एक इमेज आ जाती है उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें से स्मोक निकल रहा है. राइट. हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ऐसी नहीं होती. एक छोटे से रूम में भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. तो वो वही बता रहे हैं आपको कि पावर की एप्लीकेशन, किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, ये बताता है एप्लीकेशन ऑफ पावर. तो ये दोनों टाइप का हो सकता है. अब आप सोचो, एक टेलर के पास में जो मशीन है वो दोनों तरीके से चल सकती है ना. एक तो टेलर जो हाथ से चला रहा है, एक जो पैर से चला रहा है, तो मैन्युअली वर्क कर रही है ना. प्रिमिटिव तरीका है उसका प्रोडक्शन करने का. दूसरा, जो मशीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होती हैं वो पावर के थ्रू काम करती है, मतलब उनका मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मॉडर्न प्रोसेस होता है. तो ये दोनों ही हमारी पावर एप्लीकेशन की यूज होती है. किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में. दूसरा है मास प्रोडक्शन. अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम प्रोडक्शन मास में करते हैं. अगर ये स्टाइलिस हमें प्रोड्यूस करना है तो सिर्फ एक स्टाइलिस प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना. कैसी बात कर रहे हैं मैम. तो एक स्टाइलिस प्रोड्यूस नहीं होगा, बहुत सारे स्टाइलिस प्रोड्यूस होंगे, है ना. ये टी शर्ट अगर मैन्युफैक्चर करनी है तो एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगी, बहुत सारी
सारी होंगी, एक साथ में लॉट में काम होता है। थर्ड है हमारा स्पेशलाइज्ड लेबर, इसमें हमारी जो लेबर है उसको पता है कि उसे क्या काम करना है, उसके लिए काम उसका पर्टिकुलरली फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि जो यार्न में काम कर रहा था, यार्न बनाने में, उसको बोल दिया कि भाई तू प्रिंट भी करा के ले दे टी शर्ट्स को, नहीं वो नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पेशलाइज्ड काम कुछ और है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। मशीन चलाने वाला और होगा, बनाने वाला कोई और। बनाने वाले से चलाने को बोल दोगे और चलाने वाले से बनाने को बोल दोगे तो काम खराब हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, ओके ना, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसके कुछ हमारे फीचर्स हैं जो आपको चैप्टर में दिए गए हैं। तो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन, मास प्रोडक्शन जो है वो हमेशा स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में होगा, कि पहले ये पार्ट कंप्लीट होगा फिर दूसरा पार्ट पे पहुंचेंगे। टी शर्ट बनाने की बात करें तो ऐसा थोड़ी है कि पेड़ों पे टी शर्ट लटकी हुई मिलती है ब्लैक कलर की जिसमें दृष्टि का आइकॉन होता है, नहीं होता ना। ऐसा कहां से आ रही है? ये उस सफेद कलर के कॉटन से आ रही है जिसके अंदर सीड्स हैं और इसका प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में, ठीक है। वहां से वो कॉटन आई है, उसको क्लीन किया गया, सीड्स निकाले गए हैं, उसके बाद वो कॉटन आगे गई है, उसके यार्न्स बने, उसको स्पन किया गया है, स्पन करने के बाद उसे वीवर के पास भेजा है, इंडस्ट्री में भेजा है वीव करने के लिए। जब बड़ा सा कपड़ा बना है उस कपड़े को डाई किया गया है, डाई करने के बाद फिर टी शर्ट बनी है। फिर लास्ट में जो थोड़ा बहुत काम होता है ये हल्का सा उस पर प्रिंट करना या फिर उसकी कटिंग करना, बाकी जो थ्रेड वेड निकल रहे हैं उसका ध्यान देना। तो ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन है मास प्रोडक्शन के लिए। मैकेनाइजेशन, अब इसमें मशीन हमारे टास्क कंप्लीट करती है। ऐसा नहीं है कि ये एक एक टी शर्ट हाथ से काटी गई है, कपड़ा रखा गया, उसके ऊपर उसका एक जो भी होता है वो जो ड्राफ्ट होता होगा वो रखते हैं, उसको कटआउट हाँ उसका कटआउट रखते हैं, मशीन उसे प्रेस करती है, हमारे पास वैसे का वैसा कपड़ा आ जाता है। उसके बाद मशीन ही उसे स्टिच कर देती है। तो अब इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये सब चीजें मशीन कर रही है, ना कि हाथ से काम किया जा रहा है, मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब आज हमारे पास ऐसी मशीन है, आपको याद होगा एक चैप्टर हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्रिंट कल्चर, है ना। तो प्रिंट कल्चर में क्या पढ़ा था आपने कि क्या पहले ही दिन हमारे पास बड़े बड़े प्रिंटर्स आ गए थे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं था। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो कैसे हुई? सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो वो जो अंकल थे जर्मनी वाले, क्या नाम था उन अंकल का, एंड आई फॉरगॉटन इट, ग्रेट, क्या नाम था उन अंकल का जिन्होंने वो प्रिंटिंग मशीन बनाई थी? सब ग्यूटेनबर्ग, है ना। तो अंकल ग्यूटेनबर्ग जो थे उन्होंने जब प्रेस बनाई सबसे पहले, प्रिंटिंग प्रेस, तो ऐसी थोड़ी सपने में आइडिया आ गया और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने प्रेस बना के खड़ी कर दी, नहीं, बहुत सारी रिसर्च लगी होगी, राइट। और ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने ग्यूटेनबर्ग ने प्रेस बना दी उसके बाद जब ये बात और आगे पहुंची, पहली सिलेंड्रिकल प्रेस आई, पहली इलेक्ट्रिक ड्रिवन प्रेस आई, तो उसके लिए लोगों ने काम नहीं किया होगा, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा डेवलपमेंट लगा होगा, राइट। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब किसी भी स्ट्रक्चर में आज के टाइम पे अगर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं, उन अलग अलग टीम्स की अलग अलग हायरार्की होती है जिनको सबको अलग अलग लोगों को जाके अप्रोच करना होता है, राइट। तो ये एक चीज है जो हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मिलती है। नेक्स्ट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कुछ ऐसी कि अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रॉपर्ली, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रॉपर्ली तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है और हमारा जो फिनिश्ड गुड है वो कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज ना पर्टिकुलरली कुछ सेक्शंस में ही डेवलप होना शुरू कर देती हैं, मतलब दे आर डेवलप्ड इन पॉकेट्स, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ग्रेटर इंटेंसिटी। अब ग्रेटर इंटेंसिटी किसके बारे में बात करें, क्या कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन हो रहा है विद प्राइमरी एक्टिविटी। अगर मैं एक इंडस्ट्री की बात करती हूँ और उसी लैंड पे एक प्राइमरी एक्टिविटी यानी एक फार्मिंग, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात करती हूँ तो एग्रीकल्चर के लिए बड़ी जमीन पे छोटा आउटपुट होता है, छोटी इंप्लॉयमेंट होती है, कम इंप्लॉयमेंट होती है। जबकि हम इंडस्ट्री की बात करें तो उस एरिया में हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट कर सकते हैं और आउटपुट ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसकी थी? मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। अब हम बात करें कि इंडस्ट्रियल लोकेशन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे। सबसे पहला फैक्टर है एक्सेस टू मार्केट, क्या मार्केट के पास में है? अगर नहीं, अगर आपको इसको आप याद करो, हमने टिस्को के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। तो टिस्को क्यों चला था? क्योंकि वो मार्केट के बहुत पास था,
राइट, मार्केट के बहुत पास था। दूसरा था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल उसको आस पास कहीं से भी मिल रहा है। अगर आपका कॉस्ट रॉ मटेरियल लेने में ही बहुत लग रही है तो आपका वैसे भी मार्जिन जो है वो कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, है ना। अगर मेरे को ये टी शर्ट बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं और मैं मार्केट में इसको 150 में बेच रही हूँ, पर 50 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट इनफ नहीं है, मेरे को बढ़ाना है, मैं क्या करूंगी, कॉस्ट कटिंग करूंगी ना। कॉस्ट कटिंग कहाँ से होगी, मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट कटिंग होगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कटिंग है तो सबसे पहली चीज है कि इनपुट कहां से आ रहा है, उस पे कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हमें आसपास से ही लेना पड़ेगा। दूसरा है लेबर सप्लाई, क्या हमें आसपास से स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर मिल रही है, और जो लेबर मिल रही है क्या वो सस्ती है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी लोकेशन डिसाइड करते हैं। एनर्जी सोर्सेस, क्या आसपास से कहीं हमें कोल, हाइडल, पेट्रोलियम, इन सब से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, पावर जनरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ा सेटअप है। अगर आपने इनसे बहुत दूर लगा लिया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई मैं कार्स, लेट्स सपोज मैं कार असेंबलिंग का काम है मेरा, है ना, काश हो जाए मुझे याद है, तो लेट्स सपोज मेरा कार असेंबलिंग का काम है। या फिर छोड़ो, ये सोचो केजीएफ जो मूवी थी उसमें जो हमारा हीरो था उसके पास क्या था, वो कोलार गोल्ड माइंस थी। ठीक है, उन माइन से जब वो गोल्ड लेकर आता था तो ऐसा थोड़ी है कि लोग सिर पे रख रख के 200 किलोमीटर चल रहे हैं, नहीं। अगर उसे ये गोल्ड एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आसपास क्या होना चाहिए, या तो सीवेज ही होना चाहिए, है ना कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू वो इन सब चीजों को बाहर भेज सके, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। कार की मैन्युफैक्चरिंग सोचो, यहाँ पे बन रही है, मतलब लेट्स सपोज दिल्ली में बन रही है और दिल्ली के आसपास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसको कहीं बाहर ट्रांसपोर्ट कर दें, तो दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, 150 की टी शर्ट बेच रही थी मैं, पर 150 की टी शर्ट पे टैक्स भी तो लग रहा था। 150 की टी शर्ट पे जो मेरी इंडस्ट्री है उसका भी तो पैसा सरकार को देना पड़ रहा है। 150 की टी शर्ट पे जो भी इसका वेस्ट है उसके लिए भी तो सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। तो ये पैसा एक्यूमुलेट करके लग तो कॉस्ट में ही रहा है। तो जो 150 की टी शर्ट थी अगर वो बन ही 120 की रही है तो 30 रुपए में क्या प्रॉफिट अर्न हुआ मेरा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहे वो रीजनल हो या वो नेशनल हो बहुत अफेक्ट करती है हमारी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो हमारा पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड जो है आफ्टर 1990s, है ना, उसमें क्या हुआ है, बहुत सारी बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आके सेटअप हुई हैं। क्या इससे पहले ऐसा था? नहीं। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट इज एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब होता है मेरी एक इंडस्ट्री यहाँ पे सेट है, मैं इससे जो प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने लेदर प्रोड्यूस किया, तो मेरे आसपास के रीजन में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज ओपन हो जाएंगी जो कि लेदर को यूज करके कोई और प्रोडक्ट बनाए। हो सकता है वो बेल्ट बनाए, हो सकता है वो शूज बनाए, हो सकता है वो पाउचेस या बैग्स बनाए, कुछ भी अलग अलग चीजें लेदर को यूज करके बनाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इन एरियाज में इंडस्ट्रीज हमारी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटलूज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल बेसिक यूज करती हैं और इनको क्योंकि किसी और चीज की जरूरत नहीं होती तो ये छोटी से ही एरिया में इंडिपेंडेंटली काम कर पाती हैं। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज की बात अलग है। Okay, the next we have is classification of industries. अब आता है मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर जहां पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो 4 टाइप के क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं आपकी बुक में। पहला है बाय साइज। साइज में क्या हो सकता है, या तो देखो कॉटेज इंडस्ट्री होगी जो कि हाथ से काम चल रहा है। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसपे आपकी पावर कम लग रही है, आउटपुट कम जनरेट हो रहा है, रॉ मटेरियल कम लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, लेबर ज्यादा लग रही है। लेबर मतलब मैनुअल लेबर ज्यादा लग रही है उसमें और लेबर एक्चुअली कम होती है, क्वांटिटी ऑफ लेबर इज लेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लार्ज स्केल। लार्ज स्केल बहुत ज्यादा डेवलप किया है फ्रॉम लास्ट पास्ट 200 ईयर्स और 2 सेंचुरीज, है ना। ये लार्ज स्केल जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें आपको आउटपुट भी ज्यादा मिलता है, इसमें आपको इनपुट भी ज्यादा लगाना पड़ता है। कैपिटल रिच इंडस्ट्री होती है जिसमें आपको कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तभी आपका इनपुट ज्यादा होगा। ठीक है,
मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये थी हमारी ऑन द टर्म क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्या हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज में? 3 इंडस्ट्री थी, एक हाउस होल्ड या कॉटेज, दूसरी स्मॉल स्केल और थर्ड है हमारी लार्ज। फोर्थ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आ कहां से रहा है? तो सबसे पहले आती है हमारी एग्रो बेस, जहां पे एग्रीकल्चर से हमारे पास रॉ मटेरियल आता है। नेस्ले, नेस्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आशीर्वाद क्या है? फूड प्रोसेसिंग। तो क्या हो गई? एग्रो बेस्ड, जहां पे रॉ मटेरियल आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है। कैसे भी, अमूल एग्रो बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट मिनरल बेस्ड, जहां पर आप फेरिस, नॉन फेरिस, इन सब, पहले मिनरल और मेटल, नॉन मेटल, फिर मेटल में फेरिस, नॉन फेरिस। ठीक है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो मिनरल के बेसिस पे काम कर रही है, मिनरल इनका रॉ मटेरियल है, इनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। तो अगर मैं टिस्को का एग्जांपल लेती हूँ तो क्या हो गया? वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे आप सॉल्ट्स यूज कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स यूज कर रहे हो। सिर्फ नमक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सॉल्ट्स की बात कर रही हूँ। तो जितने भी हमारे पास सोडियम प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सोडियम से बनाए जाते हैं, वो सारे सॉल्ट्स, सल्फर, पोटैश, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो भी क्या है? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। या तो वो केमिकल बेस्ड होंगी या वो फॉरेस्ट बेस्ड होंगी, या तो केमिकल बेस्ड वो दवाइयां दे रही है या फिर वो आपको फॉरेस्ट बेस्ड दवाइयां दे रही हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेस्ट बेस्ड पे, जहां पे आपको पेपर, लैक इंडस्ट्री, फर्नीचर, वुड, बैम्बू, ये सब चीजें मिल रही है। तो जो जितनी पेपर इंडस्ट्रीज हैं वो सारी क्या हो गई? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लेदर का बैग बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या है? लेदर बेस्ड इंडस्ट्री या एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि लेदर कहां से आ रहा है? एनिमल से। चलो नेक्स्ट है हमारा बाय आउटपुट एंड ओनरशिप। इससे पहले हमने बात करी है साइज की, उसके बाद हमने बात करी है इनपुट की। इनपुट में हमने 5 पढ़े हैं और साइज में हमने पढ़े हैं 3। साइज में 3 कौन से थे? कॉटेज, जिसको हाउस होल्ड कहते हैं, स्मॉल और लार्ज। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, इनपुट के बेसिस पे हमने एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड एंड व्हाट एल्स? एनिमल बेस्ड। ये हमने पढ़ा। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या ओनरशिप। जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की इंडस्ट्री है, एक है बेसिक और एक है कंज्यूमर। नाम से पता चल रहा है, कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर के पास जा रहा है, ना कि सिर्फ कस्टमर के पास में। अगर बेसिक की बात करें तो मान लेते हैं जैसे टिस्को ने क्या किया? टिस्को ने सिर्फ अपनी एक पार्ट मानते हैं हम टिस्को को। टिस्को ने क्या किया? स्टील जो थी उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। किससे? आयरन ओर से। तो ये क्या हो गई? क्या हम जाके उससे स्टील खरीदेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? हम स्टील के यूटेंसिल्स खरीदेंगे। तो जो टिस्को कंपनी हुई, जो टिस्को इंडस्ट्री हुई, वो कौन सी इंडस्ट्री हो गई? बेसिक इंडस्ट्री, जो कि एक चीज प्रोड्यूस कर रही है जो एक्चुअली एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा फॉर द नेक्स्ट इंडस्ट्री। ठीक है। मान के चलते हैं कि हम एक मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी फेवरेट मैगी। तो मैगी के लिए हमने फार्मर से आटा लिया। ठीक है। फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने इस व्हीट को किसी एक कंपनी को दे दिया, कंपनी ए नाम है इसका। ठीक है। इस कंपनी ए को दे दिया। अब इस कंपनी ने क्या किया? इस व्हीट को मैन्युफैक्चर किया, पर ये मैन्युफैक्चर्ड व्हीट जो है ये मार्केट में नहीं सप्लाई हो रही है। कहाँ हो रही है? इसको ले लिया किसी और कंपनी ने, लेट्स सी कंपनी का नाम है सी, और ये मैगी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। तो ये जो कंपनी बी हो गई, ये कौन सी है? बेसिक इंडस्ट्री। और कंपनी सी क्योंकि मैगी प्रोड्यूस करके किसको दे रही है? हम सबको बना बना के खिला भी रही है। तो ये कौन सी हो गई? कंपनी इंडस्ट्री। ये हो गई हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कंज्यूमर गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्री। द नेक्स्ट वन वी हैव इज ओनरशिप के बेसिस पे। तो जब हम ओनरशिप के बेसिस पे बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है। ठीक है। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक और एक है जॉइंट। अब सॉरी 1 मिनट एंड हियर वी गो। तो जब हम ओनरशिप के बेसिस पे बात करें, हमारे पास 3 टाइप की इंडस्ट्री है। पहली है पब्लिक सेक्टर, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब कि सरकार के अंडर आती हैं। ठीक है। इसमें आपकी
जितनी भी गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो सारी हमारी पब्लिक सेक्टर में है। ये भी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये सब किस में आएगा? पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अभी हमने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, मैगी है, देन वी हैव टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? रिलायंस, प्राइवेट सेक्टर के। फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का ही मिक्सचर होता है। जैसे आपको पता है मारुति नाम की एक प्राइवेट अंडरटेकिंग है ना, और वहीं पे हमारी जो सरकार है वो चाहती थी कि उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो उसने क्या किया, मारुति उद्योग नाम से एक कंपनी खोली जिसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसे आपको बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। हाई टेक इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोपॉलीज, है ना। अब थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना मैंने, तो अब टंग ट्विस्ट करी है। ओके, नाउ व्हाट इज हाई टेक? हाई टेक इंडस्ट्रीज है दोज इंडस्ट्री जिसमें इंटेंसिव R&D होता है ना, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। अगर ऐसी कोई हाई टेक इंडस्ट्री है जहाँ पे ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा R&D का काम हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या हो गई? हाई टेक। इसमें व्हाइट कॉलर जॉब ज्यादा होती है, यानी कि व्हाइट कॉलर का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल्स आपको ज्यादा मिलेंगे जो पर्टिकुलरली स्किल के हिसाब से ही अपना काम करेंगे, ठीक है। और ब्लू कॉलर वर्कर्स मतलब होते हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो सेम स्किल को वो समझ के और फिर वो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें व्हाइट कॉलर जॉब्स आपको ज्यादा मिलेंगी इन इंडस्ट्रीज में, और ब्लू कॉलर जॉब्स कम मिलेंगे, प्रोफेशनल ज्यादा मिलेंगे, सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड कम। रोबोटिक्स हो गया, कैड हो गया, कैम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, न्यू फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि आज के टाइम पे हाईटेक मानी जाती हैं। नीटली स्पेस्ड, लो, मॉडर्न ऑफिस, प्लांट, लैब बिल्डिंग्स। अब इन बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग नोड होता है, और वो ये है कि ये इंडस्ट्रीज ना बहुत छोटे कॉम्पैक्ट एरिया में फिक्स्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लार्ज स्पेसेस में इन इंडस्ट्रीज को हमने सेटअप कर दिया है, तो बहुत छोटी सी, बहुत ही नीटली स्पेस्ड। आपने देखा होगा आजकल जितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं वो क्या होते हैं? 4 रूम का ऑफिस होता है और उसी ऑफिस में उनका काम हो जाता है, राइट। सो दीज आर ऑल हाईटेक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं हमारे टेक्नोपॉलीज। अब नाउ व्हाट आर टेक्नोपॉलीज? रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड हाई टेक क्लस्टर्स। अब टेक्नोपॉलीज आर दोज एरियाज, रीजन्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड दोज रीजन्स, वो इंडस्ट्रीज जो एक पर्टिकुलर क्लस्टर में, पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, जो कि आसपास वाली जितने भी कंपनीज हैं, वो इंडस्ट्रीज है, वो सारी हाईटेक होंगी, ठीक है। तो वो उसको हम कहते हैं टेक्नोपॉलीज, द एरियाज, जैसे कि सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन फॉरेस्ट। सिलिकॉन वैली इज नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट इज नियर सिएटल, ठीक है। तो ये हाईटेक स्टार्टअप, जैसे कि अगर हम बैंगलोर चले गए, बैंगलोर में सिलिकॉन वैली कहते हैं ना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ही जगह पे बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं। तो बस यही हमारी टेक्नोपॉलीज होती है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर की समरी है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। आई रीड इट लाउड। सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर डन विद दैट। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, डन। मॉडर्न large scale manufacturing, specialization, mechanization, tech innovation, complex organization, done. Industrial location depends on market, raw material, labor, energy, transport, government. Okay, footloose industries are not tied to specific raw material and can locate anywhere with road access. जहाँ पे सड़क मिलेगी वहाँ पे ये बन जाएंगी। Industries classified by size, input, output and ownership. हमने 4 टाइप की पढ़ी थी, एक बार याद कर लेते हैं। साइज के बेसिस पे 3, इनपुट के बेसिस पे 5, आउटपुट के बेसिस पे 2 और ओनरशिप के बेसिस पे 3। हाईटेक इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन इंटेंसिव R&D, टेक्नोपॉलीज आर सेल्फ सस्टेन्ड हाईटेक क्लस्टर्स, द एरियाज, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द होल वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो याद रखना है आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो 0.5x, और अगर लग रहा है स्लो बोल रही हूँ तो 2x की स्पीड पे चला के वीडियो को देख लो। दीज वीडियोज आर स्पेसिफिकली फॉर योर rapid revision
अगर आपको लगता है मेरे को स्लो होना है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगी, ठीक है। सो इफ यू हैव एनीथिंग टू से, एनीथिंग टू आस्क, यू हैव if you are concerned with some of the topics of geography, just let me know in the comment section below. Thank you so much. This is Arima Chaturvedi and I'll be signing off for today's class. Thank you.